और चलिए बुलेटिन में एक बार फिर बात करेंगे निकाय चुनाव की। आज चूंकि निकाय चुनाव के लिए मतदान का दिन है और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आज नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। 10 नगर निगमों में वोट डाले जाएंगे। 49 नगर पालिका परिषद के लिए आज मतदान होगा। एक साथ जनता महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान करेगी। बता दें 15 फरवरी को चुनाव के नतीजे आने हैं और इससे पहले आप देखिए शहर सरकार को चुनने के लिए जनता ने मन तो बना ही लिया होगा, क्योंकि जिस तरह से स्थानीय नेताओं से लेकर स्थानीय मुद्दों को लेकर जब बातचीत जनता से की गई तो जनता की ओर से साफ स्पष्ट एक संदेश दिया गया कि जो काम करेगा हमारा वोट उन्हीं को जाएगा। इस बार दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकी। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस ने भी जनता को आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की कि जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता परेशान रहती है उन सुविधाओं से लैस इस बार उनका शहर रहेगा। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार जनता आशीर्वाद किसे देती है और शहर सरकार के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव किस आधार पर करती है। हमारे संवाददाता लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। रजत, अमन और राजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, जगदलपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर महिलाओं ने इस बार टॉयलेट की मांग की है। टॉयलेट की मांग इसलिए की है क्योंकि उनका मानना है कि आज भले ही हमारा देश 2025 में तमाम तरक्कियां कर रहा हो, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में हम जाते हैं तो टॉयलेट एक वो अधिकार है जो सभी के लिए बराबर है। लेकिन अब तक गांव की महिलाएं इस समस्या से जूझती आई हैं और उनका कहना है कि वादे तो हर साल होते हैं, हर चुनाव में माफ कीजिएगा होते हैं, लेकिन अगले 5 साल तक धरातल पर तस्वीर ऐसी नहीं आती जिसके आधार पर हम ये माने कि ये राजनीतिक दल हमारी इस समस्या का निराकरण करेगा। तो इस बार महिलाओं की ओर से ये विशेष मांग टॉयलेट की रखी गई। जी बिल्कुल, देखिए ये खासी बड़ी समस्या है। जगदलपुर शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ का जो संजय बाजार है इसमें हर दिन संभाग भर से लोग जुटते हैं और 10,000 के करीब यहाँ की रोज की गैदरिंग मानी जाती है। ऐसे में सुलभ शौचालय तो वहाँ निर्मित है, लेकिन इकलौता सुलभ शौचालय जो है पर्याप्त नहीं माना जाता, इसलिए पिंक टॉयलेट्स की मांग की गई है। और दोनों ही दल के जो लोग हैं उन्होंने स्थानीय स्तर पर जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें इस बात का जिक्र है कि पिंक टॉयलेट बनाने की दिशा में लगातार वे प्रयासरत रहेंगे। इसके अलावा फिरंता देवी बाजार, गोल बाजार और इस तरीके के कई और बाजार भरते हैं जहां पिंक टॉयलेट की मांग की गई है या फिर एक अच्छा सर्व सुविधा युक्त सुलभ शौचालय जो है इसकी मांग को लेकर के लगातार महिलाओं की ओर से मांग अपनी बात रखी गई है। जगदलपुर शहर की अगर बात करें तो नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत जितने मतदाता आते हैं उनमें 54% से अधिक हिस्सा महिलाओं का है। ऐसे में जो महतारियां हैं इनकी बात जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोनों ही दलों का पूरा फोकस इस बात पर था कि वे किसी भी तरीके से महतारियों को लुभा सकें, अपने पक्ष में मतदान करने के लिए उन्हें जो है प्रभावित कर सकें। ऐसे में उनकी इस मांग को काफ़ी संजीदगी से लिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के स्थानीय मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है और ये बहुत एक तरीके से कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य शासन की ओर से जिस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया था सफाई को लेकर के, जिस तरीके के संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, उसका इम्पैक्ट ही माना जाएगा कि महिलाएं अब खुल करके चुनाव में प्रचार के दौरान जो आने वाले जो प्रत्याशी हैं उनसे इस तरीके की मांग करने लगी हैं। इसे बहुत पॉजिटिव साइन के रूप में देखा जा रहा है। स्वच्छता को लेकर लगातार पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और बस्तर जैसे पिछड़े इलाके में यदि इस तरीके की मांग उठती है तो उसे न केवल अप्रिशिएट करना चाहिए बल्कि अपना टेन्योर पूरा होने से पहले इस मांग को न केवल पूरा करना चाहिए बल्कि लोगों को इससे संबंधित और जो सुविधाएं हैं वो भी देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लोग इस दिशा में लगातार जो है वो जागरूक हो सकें। और यदि ये मांग पूरी होती है तो निश्चित तौर पर यह भी माना जाएगा कि बस्तर में जो महिलाएं हैं उनकी एक तरीके से कहा जाएगा कि वह अपनी आवाज़ बुलंद करना सीख जाएंगी। उनका मौन जो है वो मुखर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में ये एक शुभ संकेत माना जाएगा। बस्तर से अब नक्सलवाद का खात्मा लगभग हो रहा है। ऐसे में जो इंटीरियर्स के इलाके हैं वहाँ की महिलाएं भी जो है इसे एक साइन के रूप में मानेंगी और अपनी बात जनप्रतिनिधियों के बीच में, शासन प्रशासन के बीच में रखना सीख जाएंगी और इसी बात का इंतज़ार
पिछले कई दशकों से हो रहा है। यदि इस तरीके से लोगों की तरफ से अगर आवाज़ आने लगी, उन लोगों ने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया, तो निश्चित है नक्सलवाद जैसा दंश और लंबे समय तक बस्तर के लोगों को नहीं झेलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा रजत आपने। और देखना होगा कि इस बार जनता ने जिस तरह से मांगों को रखा और मैनिफेस्टोज में उन मांगों को प्राथमिकता दी गई है, क्या अगले 5 साल तक उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा या नहीं। और लगातार आप देखिए बिलासपुर में भी एक ऐसा भी वार्ड है, अमन हमें ज्यादा जानकारी देंगे, जहां पर चुनाव का बहिष्कार ही सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका कहना है कि समस्याओं के बारे में अवगत कराकर जनता थक चुकी है। लेकिन चोरी की घटनाएं इतनी ज्यादा उस वार्ड में बढ़ रही थी जिसके चलते वहां के मतदाताओं ने साफ कह दिया कि जब तक समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तब तक हमसे ये उम्मीद मत करिए कि हम आपको वोट देने पहुंचेंगे। अमन, अगर वार्ड क्रमांक 44 की हम बात करें, क्या वहां पर अब लोगों को समझाइश दी गई? क्या आज यहां के लोग मतदान के लिए घर से बाहर निकलेंगे? देखिए, वार्ड क्रमांक 44 की जो बात है वो कुछ समय पहले की है, जब एक पर्टिकुलर कॉलोनी के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने वजह साफ यही बताई थी कि पूरा जो चुनाव है वो इस आधार पर किया जाता है कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इन वादों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इस कॉलोनी में लगातार चोरी के मामले बढ़ रहे थे और इस वजह से आक्रोशित लोगों ने चुनाव के बहिष्कार की बात कह दी थी। सबसे बड़ी बात, जो भाजपा की महापौर प्रत्याशी है पूजा विधानी, उन्हीं का ये वार्ड है जहां पर ये तमाम घटनाक्रम सामने आए थे। हालांकि आला अधिकारी और जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं उन्होंने उनसे बातचीत की है, उसके बाद उन्होंने वो फ्लैग्स उतार लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लगातार मांग करने के बाद भी जो शहर के बहुत सारे इलाके वहां की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। चाहे वो सुरक्षा की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, बिजली, पानी, नाली जैसी सुविधाओं के अभी विस्तार नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो चुनाव का बहिष्कार करने की बात कहते हैं। बहुत सारे लोग हताश, निराश भी हो जाते हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर लें सुधार नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है और हर किसी को अब इस महापर्व में भाग लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके मतदान से ही इस तरह से जो देश का विकास है, शहर का विकास है, वो हो सकता है। अगर बात करें अन्य इलाकों की, तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो 22 वार्ड जो शहर के बाहरी इलाकों में आते हैं, जो पहले नगर ग्राम पंचायत होते थे और उन्हें बाद में परिसीमन के बाद नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया था। वहां के लोगों में भी काफी आक्रोश है इस बात को लेकर कि निगम में शामिल होने के बाद उनके कर तो बढ़ गए, टैक्स बढ़ गया, लेकिन विकास की गति उसी तरह से धीमी है जैसी ग्राम पंचायत के समय में होती थी। तो इस चीज को लेकर भी लोगों में आक्रोश है। लेकिन जितना आक्रोश है उतना ही लोगों में उत्साह भी है कि अब आक्रोश को ईवीएम के माध्यम से वो दर्ज कर सकते हैं। जिसके खिलाफ आक्रोश है उसके खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं, जिससे उनको आशाएं हैं कि उनके क्षेत्र में विकास हो, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, उनके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा शहर है उसमें इस तरह की समस्याएं तो बनी रहती हैं, लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। और अब से कुछ ही देर के बाद लोग जो है मतदान केंद्रों में पंक्तिबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे कि अपने शहर की, अपने वार्ड की सरकार वो चुन सकें। लगभग 25 मिनट का समय बाकी है 8 बजने में, और अभी से जो मतदान केंद्र जहां हम मौजूद है मिशन स्कूल में, वहां पर लोग पहुंचने लगे हैं और उनकी तमाम जो सुविधाएं हैं उसका भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि दिखाएं कि यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, खास तौर पर तमाम साज सज्जा की गई है, ताकि जो शहर की जनता जो इस चीज से दुखी है कि उनका विकास कार्य उस तरह से नहीं हो पाता, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, वो भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। और जो तमाम सुविधाएं हैं वो बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि आप सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहां पर लोग बैठकर मतदान के बाद पूरे परिवार के साथ फोटो ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो बुजुर्ग हैं, जो अक्षम लोग हैं, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जो लोग मतदान करने में किसी भी तरह की परेशानी का अनुभव करेंगे उनके लिए हेल्प डेस्क बनाया गया। कुल मिलाकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई है ताकि मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक हो सके। और जो शहर सरकार चुनने की पूरी प्रक्रिया है, जो अपने वार्ड की सरकार चुनने की पूरी प्रक्रिया, उसमें अधिक से अधिक लोग भाग ले सके। इसमें एक मुद्दे की अगर अपन बात करें तो अरपा के साथ साथ एक युवाओं के बीच महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिलासपुर को कोचिंग हब माना जाता है छत्तीसगढ़ का। बहुत सारे लोग जो शहर पूरे प्रदेश के युवा हैं और प्रदेश के बाहर के भी बिलासपुर में आते हैं। करिएगा कि जो महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही थी उनसे भी आप बात करिए, सेल्फी ले रही थी। और आप देखिए ये लोकतंत्र का पर्व है और काफी उत्साहित खास करके आधी आबादी नजर आ रही है, क्योंकि इस बार तो
प्रत्याशी भी ज्यादातर महिलाएं हैं और आधी आबादी की संख्या इतनी ज्यादा है कि इस बार चुनाव में निर्णायक भूमिका में महिलाएं ही रहने वाली हैं। कोशिश करिएगा आप उनसे बातचीत करें। रायपुर ब्यूरो गौरव शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार रायपुर का माहौल क्या कह रहा है गौरव, क्योंकि तैयारियां जोरों पर थीं और चुनावी प्रचार प्रसार में दिग्गजों को देखा गया, ताकत झोंकी गई, कार्यकर्ताओं को काफी बड़ी जिम्मेदारी दोनों ही राजनीतिक दलों ने दी थी। लेकिन इस बार का माहौल रायपुर में क्या कहता है? जी बिल्कुल, देखिए शुभांगी, अब से कुछ ही देर का समय होगा जब 8 बजे के बाद मतदान प्रक्रिया शुरू होगी और उसके पहले यदि हम देखें तो जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी और जो प्रत्याशी हैं वो जिताऊ प्रत्याशी के चयन के लिए हर वर्ग से पूछताछ की थी और उसके बाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। यदि मैं राजधानी रायपुर की बात करूं तो प्रदेश में अलग मध्य प्रदेश से होकर अलग छत्तीसगढ़ बनने के बाद 3 बार कांग्रेस का महापौर रहा और 1 बार बीजेपी का महापौर रहा है। 4 कार्यकाल में 3 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन इस बार कुछ उलटफेर होने की संभावना है क्योंकि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो तीसरे इंजन की सरकार के साथ काम करना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड क्रमांक 30 के मतदान केंद्र में। नगर पालिका निगम का ये कार्यालय है, वार्ड का नाम शंकर नगर वार्ड और ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और यदि मैं रायपुर की बात करूं तो 1095 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 10,36,000 जो मतदाता हैं वो महापौर और पार्षद चुनने का काम करेंगे। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मॉकपोल की कार्यवाही जो है वो पूरी हुई है, जो टीम है उनके द्वारा कार्रवाई पूरी की गई है और जानकारी भी यहाँ पर हम लेने की कोशिश करेंगे। मैडम से बात करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई हुई है। मैडम, पूरी कार्रवाई हो गई है तो देखिए बिल्कुल ये मॉकपोल यहाँ पर हुआ है और जानकारी जो है वो अभी यहाँ पर नहीं दी जा रही है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें खासा उत्साह है मतदान को लेकर। और ये जोन कार्यालय है, इस जोन कार्यालय में कुल 5 मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो दिक्कत है वो ना हो। और महिलाओं की भूमिका जो है राजधानी रायपुर में भी देखने को मिलेगी। प्रदेश में यदि हम बात करें तो जिस तरीके से विधानसभा, नगर, लोकसभा और उसके बाद रायपुर उत्तर का उपचुनाव हुआ था उसमें भी महिलाओं की भूमिका खासी थी, तो इस बार भी महिलाओं की भूमिका जो है वो देखने को मिलेगी। और इंतजार है तो सिर्फ 8 बजने का, 8 बजे से 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। और प्रचार प्रसार की यदि हम बात करें शुभांगी तो रायपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में जो 10 नगर निगम है उसमें खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रोड शो हुआ, वो खुद प्रत्याशियों के साथ खड़े नजर आए। और उसके साथ ही साथ यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी तमाम लीडर्स जो हैं वो अपने प्रत्याशी के साथ नजर आए थे। और राजधानी रायपुर में महापौर प्रत्याशी की बात करें तो मीनल चौबे जो कि अभी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थी, उसके पहले वो पार्षद भी रह चुकी हैं। और वहीं यदि कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें दीप्ति दुबे जो कि प्रमोद दुबे है उनकी पत्नी है और प्रमोद दुबे महापौर भी रह चुके हैं और उसके साथ ही साथ सभापति रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रमोद दुबे का भी जो काम है उसका फायदा दीप्ति दुबे को देखने को मिलेगा। लेकिन मतदाता जो है वो जागरूक है और किसको अपना वोट देंगे ये तो 15 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज मताधिकार के बाद जो ईवीएम है, ईवीएम में तमाम मत जो है वो कैद हो जाएंगे और 15 तारीख को जानकारी निकल कर आएगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2 ईवीएम में यहाँ पर चुनाव हो रहा है। एक ईवीएम में रायपुर की यदि हम बात करें तो 16 महापौर प्रत्याशी है, 1 नोटा है। उसके साथ ही साथ इसी तरीके से जो पार्षद प्रत्याशी है, अलग अलग 70 वार्ड के जो पार्षद प्रत्याशी है उनके लिए एक ईवीएम अलग से बनाकर रखा गया है ताकि दोनों ईवीएम में वोटिंग हो और 15 तारीख को जब मतगणना हो तो आसानी से मतगणना की जा सकती है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो शाम 5 बजे के बाद जो प्रक्रिया है उसके बाद जो ईवीएम है उसे स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा। सेज बाहर में जो स्ट्रांग रूम है इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां पर ले जाकर उसे स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। जी बिल्कुल गौरव, एक और बात आप स्पष्ट रूप से बताइएगा, जिस तरह से हालात बने थे सभी राजनीतिक दलों में, ये पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर मेरा सवाल है आपसे। दोनों ही राजनीतिक दल मुख्य रूप से जो चुनावी मैदान में है वहां पर प्रत्याशियों का जब चयन हुआ तो उसके बाद बागियों के सुर उठे और बागियों ने फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को एनरोल किया। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इस बार दोनों राजनीतिक दलों ने मैनिफेस्टोज में तो काफी बड़े वादे किए, लेकिन उनके खुद के नेताओं ने जिस तरह का बर्ताव किया, प्रत्याशी के विरोध में प्रचार करते नजर आए, क्या इसका इंपैक्ट इस बार शहर सरकार के इस चुनाव में नजर आएगा?
जी बिल्कुल शुभांगी, आपने बड़ा सवाल किया है। जिस तरीके से दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी ने प्रत्याशी चयन में काफी कुछ बदलाव किया है। हालांकि बीजेपी तो बदलाव के नाम से ही जाने जाती है, लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिला था। लेकिन जिस तरीके से अभी जो निगम चुनाव हो रहा है 10 नगर निगमों में, उसमें ये चीज साफ तौर पर देखने को मिली है। बीजेपी ने बाजी मारी थी प्रत्याशियों के नामों के चयन के लेकर, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे नजर आई। और जिस तरीके से टिकट वितरण का किया गया, उसके बाद दोनों ही दल में बागी नेता निकल कर आए। खास बात यह है कि कांग्रेस में तो यह स्थिति है राजधानी रायपुर और पूरे प्रदेश में कि कई सिटिंग जो पार्षद है उनको टिकट नहीं दिया गया, और वो तमाम लोग जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान पर उतरे हैं। और उनका जो स्थिति है वो अपने अपने वार्ड में काफी अच्छी है, लोग उनके साथ में है, और जो 5 साल उन्होंने काम किया है उस काम का फायदा उनको मिलते नजर आएगा। और ये वोट सीधे तौर पर यदि हम कहें तो दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों का कटता नजर आएगा। दोनों के द्वारा ही जो अनुशासन वाली कार्रवाई है, अनुशासनहीनता की कार्रवाई कार्यकर्ताओं के ऊपर की गई है। राजधानी रायपुर में यदि हम बात करें तो आकाश तिवारी, उनके साथ जसवीर ढिल्लन, बंटी होरा, ऐसे बड़े नाम हैं जो पार्षद के रूप में लगातार काम करते नजर आए थे। उनके ऊपर 6 साल के लिए निशासन की कार्रवाई की गई है। ठीक इसी तरीके से पूरे प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है। बीजेपी ने भी जगदलपुर में, खास बात ये एक और है कि सुकमा में खुद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव, उनके भतीजे को पार्टी ने निष्कासित किया, क्योंकि वो भी पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, वो निर्दलीय के रूप में वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका असर भी देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों ही दल का कहना है कि हमने अपने ऐसे नाराज कार्यकर्ताओं से बातचीत कर ली है, उनसे बात करके उनको मना लिया है, और इसका फायदा हमें, इसका नुकसान हमें नहीं होगा। ये केवल बोलने की बात है, लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल गौरव, और देखिए नाराजगी देखने को मिली है और निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका नुकसान दोनों ही राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से लगातार बातें हो रही थी दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से, जनता के बीच जाकर एक स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश भरपूर की गई, लेकिन जो उन्हीं के प्रत्याशी थे, उन्हीं के पार्टी के नेता थे जो अब निर्दलीय हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक नेगेटिव रिमार्क जरूर दिया होगा, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल